देखो बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे सेट। सेट क्या होता है? सेट ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। क्या बोला मैंने? सेट। सेट ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। अगर मैं इसको हिंदी में कहूं, सुपरिभाषित अवयवों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित अवयवों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब एक वर्ड आया आपके पास, सुपरिभाषित क्या होता है या वेल डिफाइंड क्या है? अब इसमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करें मैं किसी बच्चे को खड़ा कर दूं कि बच्चा बड़ा स्मार्ट लग रहा है, तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है। और एक किस नजरिए से सर आपको स्मार्ट लग रहा है? मुझे तो कहीं भी स्मार्ट नहीं लग रहा है। तो ये स्मार्ट, गुड, इनोसेंट, उसके बाद ब्यूटीफुल, ये एक आर्ग्यूमेंट्स, जो जहां पर आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट हो जाए जिससे पूरी तरह से सभी लोग सेटिस्फाई नहीं हो। मेरी बात आ रही है आपको? तो ये वेल डिफाइंड एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपको वेल डिफाइंड का मतलब मालूम हो गया। तो सेट की डेफिनेशन क्या है? फिर से सुनिए। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। सुपरिभाषित अवयवों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब सेट के जब भी एलिमेंट्स आप लिखेंगे, सेट के जब भी आप एलिमेंट्स लिखेंगे तो आप यूज करेंगे ए बी सी से लेके आप जेड तक, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। अब सेट को कैसे लिखेंगे बेटा? ए इक्वल टू करली ब्रैकेट लिखा आपने। अब इसके अंदर जो आएगा वो एलिमेंट्स आएगा। सपोज करें ए बी सी डी, ये एलिमेंट्स है आपके पास। ठीक है, अब ये एलिमेंट्स को देखिए। अब आप लोग ए बी सी डी, यहां पर मैंने स्मॉल लिखा है, ये कैपिटल लिखा है। करली ब्रैकेट के अंदर हम सेट को डिफाइन करते हैं। इसके सेट को रिप्रेजेंट करने के भी दो तरीके हैं। एक तरीका है आपके पास रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग फॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा? रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग फॉर्म, ये किसी को भी आप रिप्रेजेंट करिए। सपोज कर लेता हूं मैं एन इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश डैश, ये 100। ये पूरी तरह से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना, ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट्स और सभी के बीच में एक कामा, हर एलिमेंट्स के बाद में एक कामा लिखे, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा? रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग फॉर्म। एक और होता है रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग फॉर्म के अलावा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। बात आ गई आपको समझ में? सेट बिल्डर फॉर्म बोला आपने, और रूल मेथड, रूल फॉर्म या मेथड भी कह सकते हैं इसको। अब इसको क्या करा है? ये तो एक शॉर्ट में लिखना। किसी भी चीज को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तो पूरी तरह से आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, एक उसको एक फार्मूले में रिप्रेजेंट कर दीजिए। सपोज करता हूं मैं, इसी को मैं लेता हूं, इसी को लेता हूं मैं एन, या इसको आप चाहें तो ए ले लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये ए ले लिया आपने, ए। अब मैं इसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो, इसी को मैं शॉर्ट में या रूल मेथड में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मैंने कहा इसको एन सच दैट n belongs to natural number, comma n less than or equal to 100। ये देखो, n belongs to natural number। आप यहां से आप समझ गए कि स्टार्ट कहां से हो रहा होगा? 1 से। नेचुरल नंबर डेफिनेटली 1 से स्टार्ट है। 1 2 3 4 5, और कहां तक जाना है आपको? 100 तक। देखो, ये भी लिखा आपने, ये और ये एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। इस फॉर्मेट को क्या बोलोगे आप लोग? लिस्टिंग फॉर्म
रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग फॉर्म, इसको क्या बोलेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। क्लियर है आपको? अब सेट के टाइप्स के सेट कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले मैंने कहा आपको नल सेट। नल सेट, नल सेट वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो उसे नल सेट कहते हैं। इसको आप एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं। सेट, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है। इसको फाई से भी इंडिकेट करते हैं आप लोग। इसको एक और वर्ड है वाइड सेट भी कहते हैं। अब इसको अगर मैं कहूं, एम्प्टी का मतलब सबको हिंदी में मालूम है, क्या होता है एम्प्टी? मतलब रिक्त। रिक्त यानी खाली, रिक्त समुच्चय कहते हैं इसको हिंदी में। इसको क्या बोलते हैं बेटा? रिक्त समुच्चय हिंदी में कहते हैं। अब उसके बाद में आया सेकंड, सिंगलटन सेट। इसको आप चाहें तो यहां ब्रैकेट में लिख लीजिए, रिक्त समुच्चय। ठीक है। अब उसके बाद आता है सिंगलटन सेट। इसको भी हिंदी में आप पहले लिख लीजिए एकल समुच्चय। एकल समुच्चय वह सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट्स हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं, या वह सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। और हिंदी में मैं कहूं तो एकल समुच्चय वह समुच्चय जिसमें सिर्फ एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे सपोज करता हूं मैं, ये एग्जांपल, ये 0, ये एकल समुच्चय। और भी ले सकते हो आप लोग, ए बी, सिर्फ एक एलिमेंट्स होना चाहिए। याद रहे कि आप इसको ऐसा नहीं कह देना कि ये 0 है मतलब कोई एलिमेंट्स नहीं है। नहीं, 0 खुद भी एक एलिमेंट्स है। इसको नल सेट नहीं कहेंगे, इसको एकल सेट कहेंगे। अब मैं आ रहा हूं आपके पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, इसको हिंदी में कहते हैं परिमित समुच्चय। नाम ही काफी है बेटा, जिसको हम काउंट कर सकें उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। जिसका एंड मालूम हो आपको, स्टार्ट मालूम हो आपको, उसे यानी काउंटेबल सेट को आप क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। जिसको हम गिन सकें उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लें, एग्जाम्पल लिया आपने, ये आपने एक सेट लिया ए बी सी ये जेड। हमको मालूम है इसको काउंट करने में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल ये डैश डैश का मतलब आपको मालूम है कि इसके आगे जो भी नंबर आ रहा है, जो आता है आपके नॉलेज के हिसाब से, डी ई एफ, वो एंड तक जाएगा आपके पास। कोई परेशानी आपको? इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होता है? सेट मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकें उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जिसको हम काउंट नहीं कर सकें उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। यानी या हम ऐसे भी कह सकते हैं जिसका एंड पॉइंट आपको मालूम नहीं हो उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है। जैसे आपके एग्जांपल के लिए अगर मैं लेता हूं, ये लिया आपने एन, नेचुरल नंबर 1 2 3, ये इनफाइनाइट सेट है आपके पास। या आप और भी कोई ले लें, जैसे इंटीजर्स के लिए मैंने कहा कि माइनस डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये इनफाइनाइट सेट है बेटा। क्लियर है? तो मैंने अभी आपको कितने 4 सेट बताए हैं। 4 सेट में पहला सेट क्या था आपके पास? एम्प्टी सेट और नल सेट या वाइड सेट। जो सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, वह सेट जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं हो उसे क्या बोलेंगे आप लोग? एम्प्टी सेट। फिर सिंगलटन सेट, वह सेट जिसमें एक सिंगल एलिमेंट्स हो उसे सिंगलटन सेट कहेंगे। फाइनाइट सेट जिसको हम काउंट कर सकते हैं,
जिसकी गिनती कर सकते हैं उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। इनफाइनाइट सेट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। अब उसके बाद मैं आ रहा हूं नेक्स्ट सेट पर आ रहा हूं। इक्वल सेट। इक्वल सेट दो सेट जिसमें एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हो लेकिन उनके आर्डर भले ही बदले हुए हो। आर्डर अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है लेकिन एलिमेंट सेम हो, उसे इक्वल सेट कहते हैं। जैसे आपने कहा, मैंने लिखा आपके पास एग्जांपल के लिए ए बी सी डी, बी सेट लिया मैंने, इसमें लिखा बी सी डी ए, और सी सेट लिया मैंने, इसमें लिखा सी डी बी ए। देखें बेटा, एलिमेंट्स के आर्डर डिफरेंट है लेकिन एलिमेंट्स तीनों में सेम है, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट कहेंगे। ऐसे सेट को क्या बोलोगे बेटा? इक्वल सेट। अब इक्विवेलेंस, इक्वल सेट, अब इसका हिंदी आपको सबको मालूम है, समान सेट। अब आया इक्विवेलेंस सेट। इक्विवेलेंस सेट। बेटा यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होना इक्वल और इक्विवेलेंस सेट में। इक्विवेलेंस सेट क्या होता है? दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो लेकिन एलिमेंट डिफरेंट हो, लेकिन एलिमेंट्स का नंबर सेम हो तो उसे इक्विवेलेंस सेट कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा आपसे कि एक सेट है ए बी सी डी और दूसरा सेट है बी 1 2 3 4। ये देखें बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं? 1 2 3 4। इसमें भी कितने हैं? 1 2 3 4। दोनों में 4 एलिमेंट्स हैं लेकिन एलिमेंट डिफरेंट हैं, तो इसको क्या बोलेंगे आप लोग? इक्विवेलेंस सेट। क्लियर है? कोई परेशानी आपको आ रहा है समझ में आपको? अब आ रहा हूं मैं सबसेट। सबसेट, इसको हिंदी में बोलेंगे बेटा उप समुच्चय। उप समुच्चय। एक सेट को दूसरे सेट का मैं उप समुच्चय कहूंगा अगर एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में हो। A set is called, set A is called subset of set B if all elements of set A contains in B। फिर मैं इसको हिंदी में बोल रहा हूं आपके सामने। सेट A को मैं B का उप समुच्चय कहूंगा यदि A के सारे अवयव B में मौजूद हो। क्लियर है डेफिनेशन में? कोई परेशानी नहीं आपको? जैसे मैंने सपोज किया कि A इक्वल टू 1 3 5 7, B इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। देखो A के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद हैं, तो मैं A को B का सबसेट या उप समुच्चय कहूंगा। अब ये सिंबल देखो, ये एक तरह से दो सिंबल है। A सबसेट है B और A इक्वल है B, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों केस में ये सबसेट कहलाएगा, लेकिन इसमें और इसमें अब थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। देखें अब आप लोग, एक सेट में अगर सेट A है ये 1 3 5 7 और मैंने एक C सेट ले लिया, मैंने कहा 1 3 5 7, तो बेटा ये
ए सी का भी सबसेट होगा, ए सी का भी सबसेट होगा, क्योंकि मेरी डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया है, आपको एक सेट को दूसरे सेट का मैं सबसेट कहूंगा अगर इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हो। क्लियर है? कोई परेशानी? तो मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि बस उसके वही होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, नहीं, दोनों केस में हमारी डेफिनेशन यहां पूरी हो गई कि इसके सारे एलिमेंट्स सर इसमें मौजूद हैं, इसलिए इसको इसका सबसेट या उपसमुच्चय कहेंगे। अब डी मैंने कहा कि इसके अलावा ये वाला केस में अगर मुझे सिंबॉली लगाना है तो इसको क्या कहते हैं बेटा? ये हिंदी में मैं पहले बोल दूं, उपयुक्त समुच्चय या प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है कि एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हो, लेकिन दूसरे सेट में एटलीस्ट वन एलिमेंट्स इसके अलावा भी हो, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट या उपयुक्त उपसमुच्चय। जैसे मैंने कहा ये देखो 1, 3, 5 और 7, इसमें और भी एलिमेंट्स है। आया समझ में? तो आप इसमें कंफ्यूज तो नहीं होंगे बिल्कुल भी। क्या सेट की डेफिनेशन क्या है, सबसेट की डेफिनेशन क्या है? एक सेट के अगर सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में हो तो पहले सेट को दूसरे सेट का सबसेट या उपसमुच्चय कहेंगे। अब उपसमुच्चय में वो इक्वल भी होते हैं तो उपसमुच्चय कहलाते हैं, और दूसरे सेट में अगर एक एलिमेंट्स ज्यादा हो या एक से ज्यादा हो एलिमेंट्स और भी हो तो अभी हम उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे आप लोग? उपसमुच्चय कहेंगे। अगर और ज्यादा डिफाइन करना हो तो इसको आप क्या इस वाले चीज को क्या बोल सकते हैं? उपयुक्त या प्रॉपर सबसेट कहेंगे। कोई परेशानी बेटा? बढ़े आगे। अब देखें इसके आगे में आया प्रॉपर या पावर, इसको प्रॉपर मैंने बता दिया है, पावर सेट। पावर सेट, अब पावर सेट क्या होता है? कोई सेट दिया है आपको, उसके सारे सबसेट को लिखना पावर सेट कहलाता है। उसके सारे सबसेट को लिखना पावर सेट कहलाता है। जैसे सपोज करा मैंने कहा आपके पास कि एक सेट है ए, इसमें लिया मैंने ए बी सी, आया तो पावर सेट क्या हो गया? इसके सारे सबसेट का कलेक्शन, इसके सारे सबसेट का कलेक्शन। जैसे अब एक बात और याद रखना बच्चा कि एम्प्टी सेट सभी का सबसेट होता है। तो ये खाली आया, फिर एक सिंगल ले लिया आपने, ए बी और ये सी, फिर हमने कहा ए बी बी सी, और ये लिया आपने ए सी, और लास्ट में क्या लिखा बेटा मैंने? ए बी सी। ये इन सब का कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। आई बात समझ में? पावर सेट। और इसको नहीं भूल जाना, इसको नहीं भूल जाना, एम्प्टी सेट हमेशा सबका सबसेट होता है और इक्वल सेट भी सबसेट होता है। मैंने अभी हाल बताया आपको। कोई प्रॉब्लम? अब बेटा मैं आपसे बोलता हूं कि आपने नंबर पढ़े हैं, कौन सा नंबर, वो नंबर बताइए जिसके सारे नंबर सबसेट हो। बताइए आप, नंबर पढ़े हैं आपने? अरे नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल, रियल, इवन, ऑड। तो ये बताइए कि कौन सा सेट ऐसा है जिसके सारे नंबर उसके सबसेट हो? बताइए। रियल नंबर। और बोलिए। नहीं बेटा देखें, एक बात और मैं बता दूं कि अगर मैं सबसेट की बात करता हूं तो नंबर के बारे में भी मुझे बात करना पड़ेगा। सारे नंबरों का नॉलेज बहुत जरूरी है। कभी कभी बड़ी ऑड सिचुएशन आ जाती है, आप क्लास ले रहे हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, कभी ऐसी
सिचुएशन बनती है ना, जैसे टीचर डे है, आपको कुछ पढ़ाना है, पता पड़े किसी ने बोल दिया कि आप नंबर पढ़ाइए और नंबर में ही आप कंफ्यूज हो गए और बताएं कि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो बड़ी ऑड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। देखिए बेटा, मैं नंबरों को एक सेट के अंदर में डालता हूं। ये इतना तो मालूम है, ये ई पॉजिटिव, इवन, इवन मतलब सम, पॉजिटिव मतलब जीरो बेटा नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव होता है, तो ये इवन है, इवन मतलब सम संख्या, और ये मैंने लिया है ऑड पॉजिटिव, विषम संख्या, है ना। ये दोनों को अगर मैं इस सर्कल के अंदर डाल देता हूं तो मुझे ये मालूम पड़ता है कि ये एन हो गया। एन मतलब नेचुरल नंबर, हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं इसको। क्लियर है? कोई गड़बड़ आपको? तो ये देखें अब आप, ये नेचुरल नंबर। अब इसमें मैंने ऐसा कहा आपसे कि ये जीरो, जीरो और एक और सेट ले लिया मैंने एक, और अगर ये मैंने सर्कल इसके अंदर डाल दिया तो आप बताइए कि ये कौन सा नंबर हो गया बेटा? ये कौन सा नंबर हो गया? होल नंबर। होल नंबर मतलब इसको आप W से मैं इंडिकेट कर देता हूं। होल मतलब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब दुनियादारी सब इससे चल सकती है। आया? बिना जीरो के तो नहीं चल सकती दुनियादारी। आया? अब ये देखें, इसमें अगर मैंने ऐसे कहा, यहां पर लिख दिया इवन नेगेटिव और ऑड नेगेटिव, ऑड नेगेटिव, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नेगेटिव काउंटिंग। क्लियर है? तो अब ये वाला केस कैसा बना बेटा? ये वाला जो सर्कल बन गया, बताओ इसको क्या बोलोगे आप लोग? इसको क्या बोलोगे? रियल नंबर नहीं, और इंटीजर्स, है ना। इंटीजर्स को कभी कभी आई से और कभी बहुत से राइटर इसको जेड से भी इंडिकेट करते हैं बेटा। ठीक है, तो ये इंटीजर हो गया बेटा। इंटीजर हिंदी मालूम है आपको? क्या बोलते हैं इसको? पूर्णांक। आया? अब इधर आया मैं, इसके बाद मैंने एक और ब्रैकेट लिया यहां पर। अब फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर जानते हो आप लोग? फ्रैक्शन नंबर क्या होता है? हैं? ये P अपान Q में भी रहता है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये रेशनल नंबर है, रेशनल नहीं, इसमें अपन P अपान Q, Q नॉट इक्वल टू 0, और यहां पे ऐसे लिख दो आप लोग P लेस देन Q, P लेस देन Q। क्लियर है? कोई परेशानी आपको? ये फ्रैक्शन, इसमें मिक्स भी आता है बेटा, पर अभी अपन इसको सिर्फ ऐसे याद रख लें, फ्रैक्शन नंबर। मिक्स्ड नंबर भी इसमें शामिल होता है। आया? अब ये फ्रैक्शन पार्ट को लिया और ये वाला आपने सर्कल बनाया, तो ये वाला जो सर्कल, बड़ा सर्कल बना, अब इसको बेटा रेशनल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बेटा? रेशनल। क्या कहेंगे आप लोग? रेशनल नंबर। कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सी बार बोलते हैं बच्चा कि नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर कैसे हुआ? अरे बेटा, रेशनल नंबर की डेफिनेशन जो होती है P अपान Q, उसमें यह केस नहीं होता। Q नॉट इक्वल टू 0 तो होता है, लेकिन जब 5 और जिसका कोई नहीं है उसका 1 है, तो यहां 0 थोड़ी है। तो ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं बेटा? रेशनल नंबर कहलाते हैं। आ रहा है समझ में आपको? अब देखिए, इसके और आगे बढ़ता हूं मैं। अब आ गया बेटा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? बहुत सी बार ये इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है आपको। क्या होता है इर्रेशनल नंबर? बताइए। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। रूट के जितने भी नंबर, रूट कहीं भी लगा हो, रूट इनटू में हो, कुछ नंबर बाहर हो और रूट इनटू में हो, कुछ ऊपर है और डिवाइड में आपके पास क्या है बेटा? रूट है। 2 प्लस रूट है, माइनस रूट है, कोई नंबर प्लस रूट है, कोई नंबर माइनस रूट है, तब भी क्या कहलाएगा? वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। यानी जो नंबर
जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम नहीं हो, चाहे आप इनफाइनाइट टाइम्स उसको डिवाइड करते जाए या उस प्रोसेस को यूज कर जाए। अगर मैं इसको इंग्लिश में डेफिनेशन बताऊं, ए नंबर विच इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जो रिपीट भी नहीं होता है, बढ़ता जाता है, मतलब जिसपे हम बार नहीं लगा सकते, और जिसका एंड भी मालूम नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे आप? इरेशनल नंबर। तो ये रूट वाले नंबर्स को आप याद रखें कि रूट ऐसा नहीं कि ये रूट 5, ये इस तरह के जो सारे नंबर होते हैं, चाहे 5 रूट 5 प्लस 3 या 3 माइनस 5, ये सारे के सारे नंबर्स को भी अगर मैं एक इरेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर, ये वाला अगर अब आप ब्रैकेट लेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये वाले, इसको बोलेंगे बेटा रियल नंबर। रियल नंबर आया समझ में? देखें, इससे आपको सारे नंबरों के बारे में नॉलेज हो गया, सारे सिंबल के बारे में नॉलेज हो गया आपको। आया? अब एक और नंबर है, 10th क्लास तक तो हमको बड़ा अच्छा लगा कि बस रियल नंबर तक के बारे में बात होती है। अब 11th में जैसे ही आते हैं हम, एक इमेजिनरी नंबर भी आ जाता है। आया? तो इमेजिनरी नंबर क्या? जो पॉसिबल नहीं होता है, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, जिसको आप अंडर रूट -1 को आई कहते हैं। तो ये अगर एक और नंबर लिया मैंने, इमेजिनरी नंबर, और ये वाला जो ब्रैकेट अगर मैंने ऐसे खींच दिया, ये वाला, तो इस नंबर को बेटा, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के, क्लियर है बेटा? इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बहुत नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कौन किसका सबसेट है, कौन किससे बड़ा है, ये सारी चीजें आपको दिमाग में बैठ गई होगी। क्लियर है? बढ़ू मैं आगे? इसको उतार लिया आप लोगों ने? उतार लिया?